हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए पीवाईक्यूज़ का एक सेशन चला रहे हैं, जिसमें आप लोगों के लिए तकरीबन 2000 क्वेश्चनों का एक पीवाईक्यूज़ का सेशन चलाया जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कराया जा रहा है, तो और साथ ही साथ सभी आंसर को डिटेल्स में उसके बारे में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे सभी क्लास का जो पीडीएफ रहेगा वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर 5वां सेशन है, यानी ये 5वां क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लास में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ा। जो लोग अभी हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं या जिन लोगों ने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया है, वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप लोग उसमें जाकर वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। गाइस, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विश्व व्यवस्था के ऊपर। इसमें सवाल किया गया है कि विश्व व्यवस्था सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों का 2010 में पूछा गया था। इसमें आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है वह है डेविड स्टेन, ऑप्शन बी है गैब्रियल आलमंड, ऑप्शन सी है रॉल्फ प्रोविस और ऑप्शन डी है एम्यूअल वालरस्टीन। तो गाइस, फटाफट इसका आंसर दे दें, उसके बाद हम इसके राइट आंसर को भी देख लेते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर इनके राइट आंसर को देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है इमैनुअल वालरस्टीन। गाइस हम थोड़ा सा विश्व व्यवस्था के ऊपर डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर विश्व व्यवस्था किसे कहा जाता है। गाइस, विश्व व्यवस्था को ऐसे समझा जा सकता है कि जो विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनके मध्य जो शक्तियों का संतुलन या शक्ति का जो विभाजन का क्रम है, उसे ही विश्व व्यवस्था माना जाता है या वो विश्व व्यवस्था कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति से लेकर शीत युद्ध की समाप्ति तक विश्व व्यवस्था मूलतः अमेरिका और सोवियत संघ के इर्द गिर्द केंद्रित रहा। यानी इस पूरे विश्व की जो व्यवस्था थी ये इन्हीं दो देशों के इर्द गिर्द घूमती रही, जिसमें एक देश था यूएसए और दूसरा देश था यूएसएसआर। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो व्यवस्था थी वो अमेरिका विश्व व्यवस्था का जो केंद्रीय शक्ति बन गया। यानी कि जो दुनिया 2 विश्व व्यवस्थाओं में बटी हुई थी, उसमें जब शीत युद्ध की समाप्ति होती है और सोवियत यूनियन का विखंडन हो जाता है, तो ये जो था अमेरिका विश्व व्यवस्था को केंद्रित शक्ति बन जाता है और ये कुछ सालों तक चलता रहता है। लेकिन गाइस, 2008 के बाद जो आर्थिक मंदी आई वह अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की जो इनवार्ड पॉलिसी के पश्चात और साथ ही साथ भारत और चीन जैसे एशियाई देशों में जो तेज़ी से उभरती नई विश्व व्यवस्था के निर्माण के संकेत दिए गए। यह नई विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय प्रतीत होती है, जिससे ये लगता है कि ये जो नई विश्व व्यवस्था है जिसमें भारत, चीन, अमेरिका, रशिया आदि बहुत से जो देश हैं ये सब मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं, जिन्हें बहुध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है या ये प्रतीक होते हैं। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पंचशील, जो भारत और चीन के बीच संबंध के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गया, उस पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुआ। यानी जो पंचशील सिद्धांत जो बना, जो भारत और चीन के बीच एक सिद्धांत बना था, एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो पंचशील का जो सिद्धांत या समझौता था वो उस पर कब हस्ताक्षर हुआ। इसमें ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1957। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है 1954। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानने का प्रयास करते हैं। गाइस, पंचशील समझौता जो था वो तत्कालीन जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो चीन के पहले प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई के बीच हुआ था। इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ था। इस समझौते में कल्याणकारी एवं विश्व शांति के जो आदर्श के सिद्धांत थे उसकी स्थापना पर तथा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक
व आर्थिक व्यवस्था वाले देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पारस्परिक सहयोग के लिए किया गया था। इसमें 5 आधारभूत सिद्धांत थे। इसकी उत्पत्ति जो थी वो भारत चीन संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए की गई थी। इसकी जो स्थापना थी वो 29 अप्रैल 1954 को हुई और इस पंचशील सिद्धांत में जो 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उसके बारे में जो 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे वो थे एक दूसरे के क्षेत्र की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना है, यानी भारत और चीन एक दूसरे के अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेगा। दूसरा जो सिद्धांत है उसमें है एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, यानी भारत न तो चीन पर आक्रमण करेगा न तो चीन भारत पर आक्रमण करेगा। उसके बाद जो है कि तीसरा सिद्धांत था वो था दूसरे यानी एक दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी न तो भारत चाइना के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा और न ही चाइना जो है वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। दोनों जो है पारस्परिक सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देंगे। जो उनका लास्ट सिद्धांत था वह था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। इन्हीं 5 सिद्धांतों को ही पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो गाइस चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं आप लोग उसको भी नोट डाउन करते रहिएगा। मैं आप लोगों को ये नोट्स जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ वो कई इंस्टीट्यूट की जो कोचिंगें होती हैं या फिर जो बुक्स होते हैं मैं वहाँ से इन चीज़ों को पुटअप करके आप लोगों को कोई एक जगह पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बंधनकारी शक्ति हैं, यानी किसके लिए वो बंधनकारी शक्ति है। ऑप्शन जो पहला है वो है सिर्फ दलों के लिए, ऑप्शन बी जो है वो है विश्व के समस्त देशों के लिए, ऑप्शन सी है यूएनओ के सारे सदस्यों के लिए और ऑप्शन डी है उन सब देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में भाग लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो निर्णय है वो उन सभी देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में भाग लेते हैं उनके लिए बंधनकारी शक्ति होती है। चलिए थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को इंग्लिश में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में ICJ कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है। अप्रैल 1946 में इसका कामकाज शुरू कर दिया गया था। गाइस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो प्रमुख न्यायिक अंग है वो नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। इसके 6 प्रमुख संस्थानों अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनमें से इसका जो मुख्यालय है वो एक विपरीत तरीके का कहा जा सकता है, यानी उन सभी से विपरीत इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। यह जो है एकमात्र ऐसा संस्थान है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, यह नीदरलैंड के हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो काम है वो राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाना रहता है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर उनके सभी विभिन्न अंगों को कानूनी सलाह देता रहता है। इसमें वर्तमान में कुल 193 देश शामिल हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में और जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है। इसमें जो ऑप्शन ए है वो है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है एडवर्ड एच कार, ऑप्शन सी है हंस जे मार्गेनथाउ और ऑप्शन डी है एल्डो हैक्सले। तो गाइस चलिए इसका आंसर हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है एल्डो हैक्सले। गाइस हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 2 सूचियों को आपस में सुमेलित करना है और इसमें जो कोड दिए गए हैं उस कोड को में दिए गए ऑप्शन में सही ऑप्शन का चयन करना है। हमारे सामने यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में जो ऑप्शन ए है मार्टिन कैपलान, ऑप्शन बी है कार्ल ड्यूस, ऑप्शन सी है रिचर्ड सी सिंडर, HW ब्रूक एवं वर्टन संपाई और ऑप्शन डी है हंस जे मार्गेनथाउ। इनका जो मिलाप जो करना है वो सूची बी में करना है। सूची बी में जो पहला ऑप्शन है वो है व्यवस्था उपागम, ऑप्शन बी जो है निर्णयन उपागम, ऑप्शन सी है संप्रेषण उपागम और ऑप्शन डी है यथार्थवादी उपागम। तो गाइस चलिए इसका हम आंसर जल्दी से देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैप्लान का जो मैचिंग है वो है यथार्थवादी उपागम। ड्यूस को आप लोग यहाँ पर संप्रेषण में ड्यूस का जो राइट आंसर है वो संप्रेषण उपागम। उसके बाद ऑप्शन सी का जो मैचिंग है वो है निर्णय उपागम, और ऑप्शन डी का जो मैचिंग है वो है व्यवस्था उपागम। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं वो क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी आप लोगों को दो सूचियां दी गई हैं, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए में मेंशन किया गया है वो है सीटो, ऑप्शन बी में सार्क दिया गया है, ऑप्शन सी में नाटो, और ऑप्शन डी में यहाँ पर वर्षा पैक्ट दिया गया है। सूची बी में इनकी स्थापना का जो डेट है उसको, इनकी स्थापना का जो ईयर्स है उसको मेंशन किया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि सूची ए में जो संस्थाएं हैं या संगठन है उनकी स्थापना कौन से ईयर में हुई थी, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग, सूची बी के अकॉर्डिंग। ये गाइज इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सीटो की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी, सार्क की स्थापना 1985 में, नाटो की स्थापना 1949 में, और लास्ट में जो वर्षा पैक्ट थी वो थी 1955 में। तो गाइस चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है G8 देशों का जो सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यानी जो G8 के जो देश हैं उनमें कौन ऐसा देश है जो आपके सामने इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा देश है जो G8 का सदस्य नहीं है। इसमें जो ऑप्शन ए है वो है इटली, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान, और ऑप्शन डी है चाइना। तो चलिए हम इनका आंसर देख लेते हैं कि वह कौन सा देश है जो G8 का सदस्य नहीं है। तो गाइज इसमें जो ऑप्शन डी है वह G8 का सदस्य नहीं है। चलिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। गाइज G8 को समझने से पहले हमको G7 को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G7 को ही बाद में जो था इंक्रीज़ करके G8 कर दिया गया था, लेकिन फिर उसको बाद में जो था G8 से G7 कर दिया गया था, इसलिए G7 को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, इसको कह सकते हैं। इसके जो सदस्य हैं वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि US, कनाडा जैसे देश इसके समूह हैं। उसके साथ ये G7 जो है एक अंतर सहकारी संगठन है गाइस, जिसे वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। उस समय जो है शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के विभिन्न जो मुद्दे थे उस पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच का निर्माण किया गया, जिसके रूप में इसका गठन किया गया। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन कनाडा जो था 1976 में इसको ज्वाइन किया था, और यूरोपीय संघ जो थी वो 1977 में इस समूह से जुड़ा हुआ था। समूह का जो कार्य है वो आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना है। इसकी स्थापना के बारे में गाइस थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, वैश्विक आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमेरिका तथा उसके जो सहयोगी देश थे इनके प्रयासों के द्वारा G7 का स्थापना किया गया था, जो समाज के समक्ष जो मौजूदा विभिन्न चुनौतियां थी, जिसमें वित्तीय संकट, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी आदि पर विचार विमर्श किया जा रहा था। वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने से इसे G8 के नाम से जाने लगा, यानी कि G7 जो है मॉडिफाई होकर G8 हो गया था। 2014 में रूस जो है क्रीमिया विवाद के बाद इस समूह से अपने आप को बाहर कर लेता है, जिसकी वजह से फिर से ये G8 से G7 के नाम से जाना जाने लगता है। गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।